पर महारू राजस्थान में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज खबरों की शुरुआत बोरमेल में फंसी मासूम बच्ची से जुड़ी बड़ी अपडेट के साथ करेंगे। कोटपुतली से बड़ी खबर है, जहां बोरमेल में बच्ची के गिरने के मामले को लेकर बड़ी अपडेट है। करीब 47 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया है, लेकिन अभी भी मासूम चेतना को बोरवेल से नहीं निकाला जा सका है। प्लान ए और बी के तहत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब जेसीबी मशीन से बोरवेल के पास खुदाई की जा रही है। 130 फीट पर मासूम बच्ची चेतना फंसी हुई है और आज तीसरा दिन अब लगातार बीतने पर जा रहा है, लेकिन चेतना अभी तक बाहर नहीं आ पाई है। प्रशासन की चेतना भी बोरवेल में फंसी हुई है और अधिकारियों की भी, ऐसा लगता है, क्योंकि लगातार पहले दिन से जिस तरीके से रेस्क्यू चलाया गया, पहले एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें देरी से पहुंची और उसके बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला उसमें देसी जुगाड़ से जब सहायता नहीं मिल पाई तो अब पाइलिंग मशीन को कल बुलाया गया। उसके बाद पाइलिंग मशीन से खुदाई शुरू की गई है, गड्ढा इसके पहले बनाने की तैयारी शुरू की गई है और अब किया जा रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द ये बच्ची बाहर आए, लेकिन फिलहाल जो अपडेट है वो यही है कि बहुत ज़्यादा वक्त बीतता जा रहा है, लेकिन अभी भी मासूम बच्ची को बाहर नहीं निकाला जा सका है। सीधा हम कोटपुतली का मौके का रुख करेंगे, जहां पर हमारे सहयोगी हीरालाल मौजूद है, लगातार पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। हीरालाल, अभी क्या अपडेट है? पीछे हम देख पा रहे हैं बड़ी मशीनरी दिखाई दे रही है, उम्मीदें तो अभी भी हैं। जी बिल्कुल, देखिए 47 घंटे का समय बीत चुका है। बच्ची बोरवेल में अभी भी फंसी हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। फिलहाल जो प्लान ए और बी दोनों प्लानों पर है, जो प्रशासन लगातार जो कार्रवाई कर रहा है। प्रशासन की कोशिश यही है कि दोनों प्लानों को एग्जीक्यूट किया जाए। किसी भी प्लान में चाहे ए हो चाहे बी हो, बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। प्रशासन की यही कोशिश है कि बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाल कर उसके परिजनों को सुपुर्द किया जाए। लेकिन जिस तरीके से जो 47 घंटे का समय बीता है वो काफ़ी लंबा समय है, क्योंकि दोसा की घटना है, उसे हमने सबक लेना चाहिए था। और कहीं ना कहीं जो प्रशासन को ये जो प्लान बी है, ये प्लान ए के साथ पहले दिन से ही एग्जीक्यूट कर देना चाहिए था। तो लेकिन जितनी भी कोशिश प्रशासन के द्वारा की जा रही है वो अभी भी जारी है। बस तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा कि जो ये पाइलिंग मशीन है, इस पाइलिंग मशीन के जरिए जो बोरवेल है उसके बराबर में एक पैरेलल गड्ढा खोदा गया है। जो जेसीबी की सहायता से पहले 10 फीट गड्ढा खोदा गया था, उस 10 फीट के गड्ढे में है जो पाइलिंग मशीन को नीचे उतारा गया। उसके बाद पाइलिंग मशीन में ड्रिल लगा के ड्रिलिंग की जा रही है और करीबन 25 से 30 फीट जो ड्रिल है वो किया जा चुका है। और जो ड्रिल के द्वारा जो मिट्टी निकाली गई थी उसको जेसीबी से बाहर निकालकर साइड में फिकवा दिया गया। इसके बाद करीबन 150 फीट तक जो ड्रिल की जाएगी, उस गड्ढे को खोदा जाएगा। उसके बाद 4 फीट का एक होल किया जाएगा, एक सुरंग बनाई जाएगी। उसमें एक व्यक्ति को नीचे उतार कर सुरंग बनाई जाएगी और सुरंग के जरिए एक जो कांटा नुमा जो हुक होता है, जो एक रोड होती है, उसके जरिए बच्ची को बाहर निकालने का जो रेस्क्यू है, जो ऑपरेशन वो किया जाएगा। लेकिन उससे पहले जो प्रशासन द्वारा प्लान ए जो किया जा रहा था पिछले 48 घंटों से, क्योंकि जब बच्ची बोरवेल में गिरी थी उसके बाद प्रशासन मौके पे पहुंचा था, एसडीआरएफ की टीम मौके पे पहुंची थी, एनडीआरएफ की टीम भी मौके पे पहुंची थी और उन्होंने प्लान ए जो जिसको देसी जुगाड़ कहते हैं, कमरेला जो होता है, जो टेक्निक होती है, जो हुक होता है, जो एल बैंड होता है, उस एल बैंड की सहायता से बच्ची को जो बाहर निकालने का जो ऑपरेशन शुरू किया था वो अभी भी जारी है। 47 घंटों से लगातार एसडीआरएफ की टीम एल बैंड के सारे बच्ची को बाहर निकालने की जो उनकी कोशिश है वो लगातार जारी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, मेरे सहयोगी तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि जो एसडीआरएफ के सदस्य हैं वो लगातार जो एल बैंड को बाहर निकालने की जो कोशिश है, बच्ची को जो बोरवेल में गिरी है उसमें जो रिंग डालकर उस बच्ची को बाहर निकालने की जो कोशिश है वो लगातार उनके द्वारा की जा रही है। मैं तस्वीरों में ये भी दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार से आज अवकाश का दिन है, आसपास के जितने भी ग्रामीण हैं वो यहाँ इस रेस्क्यू ऑपरेशन को देखने के लिए भी उन लोगों की भीड़ एकत्रित हुई है। किस प्रकार से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं। उन सब की एक ही दुआ है, उनकी उम्मीदें अभी भी बरकरार है। हालांकि जो बच्ची को 47 घंटे से ज़्यादा का समय उस बोरवेल में हो चुका है, लेकिन उम्मीदें कहीं ना कहीं अभी भी जिंदा है। लोगों की दुआएं हैं, जो दुआओं का दौर है वो लगातार जारी है। सब लोगों की प्रार्थनाएं तो हीरालाल है ही, लेकिन हमारे प्रशासन को कब सद्बुद्धि आएगी? क्या हमने दौसा की घटना से कुछ नहीं सीखा कि आज 47 घंटे हो गए, यहाँ पर भी वही हाल नजर आ रहा है?
जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक लापरवाही है वो जरूर देखने को मिली है, क्योंकि 47 घंटे का समय बहुत लंबा समय होता है। क्योंकि दौसा की जो घटना थी उससे जरूर इनको सबक लेना चाहिए था कि यहाँ जो प्लान ए है, जो पाइलिंग मशीन है जिसके बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे थे, वो पाइलिंग मशीन को यहाँ पहले दिन ही बुला लेनी चाहिए थी, ताकि बच्ची का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो तुरंत किया जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रशासन की जो सामंजस्य था, क्योंकि एसडीआरएफ के अधिकारियों ने पहले दिन ही मौका स्थिति देखकर जो प्रशासनिक अधिकारी है उनको अवगत करा दिया था, प्लान बी एग्जीक्यूट करने का जो निवेदन था, जो सुझाव था वो उनको दिया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं आपसी सामंजस्य, आपसी तालमेल के अभाव में जो प्लान बी है जो एग्जीक्यूट नहीं किया गया, क्योंकि जो पाइलिंग अभी लोग ये जानना चाहते हैं कि और कितना वक्त लगेगा, कितनी देर में ये पूरा का पूरा पाइलिंग मशीन जो है वो वहां नीचे तक पहुंच जाएगी, सुरंग बना देगी, और कितना वक्त बाकी है? जी देखिए, अभी रेस्क्यू ऑपरेशन में जिस प्रकार से जो गति चल रही है उस कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि ऑपरेशन जल्दी पूरा होगा। लेकिन अभी जो पाइलिंग मशीन जो प्लान बी के तहत यहाँ मंगवाई गई थी उसके तहत जो गड्ढा खोदा जा रहा है, जो ड्रिलिंग की जाती है, तो वो करीबन 30 से 40 फुट की ड्रिलिंग की जा चुकी है। 150 फीट की गहराई तक ये ड्रिलिंग की जानी है। उसके बाद 4 फीट का एक सुरंग भी बनाना है। तो कहा जा सकता है कि जो प्रशासनिक अधिकारी, जो रेस्क्यू टीम है, लगातार इस कोशिश में लगे हुए कि जितनी जल्दी इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सके, ताकि बच्ची को सुरक्षित निकालकर उस अपने परिजनों के सुपुर्द किया जा सके। लेकिन समय की अभी कोई तो आज पाइलिंग मशीन ने कब से काम करना शुरू किया था और जिस तरीके से अब काम कर रही है, अभी तक 40 फीट आप बता रहे हैं, 150 फीट तक गड्ढा बनाने के लिए लगता है कि आज का पूरा दिन लग जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए देर रात को जब पाइलिंग मशीन यहाँ पहुंची थी, क्योंकि रात का समय था इसलिए गड्ढा खोदना आसान नहीं था, क्योंकि बोरवेल के पास जब ड्रिल किया जाता है, पाइलिंग मशीन बड़ी भारी मशीन होती है, जब ड्रिल की जाती है तो कंपन भी होता है जमीन में। तो जो मिट्टी का जो बोरवेल है, क्योंकि उसमें से लोहे के पाइप पहले निकाले जा चुके थे, तो कहीं ना कहीं ड्रिल की वजह से जो कंपन होता है, कहीं बच्ची को नुकसान न हो, जो बोरवेल है उसमें जो मिट्टी है वो उस पर गिर नहीं जाए, इस वजह से है जो आज सुबह जो पाइलिंग मशीन की जो है खुदाई चालू की गई थी, उसके बाद जो प्लान है और प्लान बी दोनों को लगातार पैरेलल जो है एग्जीक्यूट किया जा रहा है। लेकिन संभावना यही है कि जो प्लान ए है, जो देसी जुगाड़ जो एल बैंड है, उसकी सहायता से ही बच्ची को बाहर निकालने की कोशिश जो प्रशासन द्वारा की जा रही है। तो संभावना यही जताया जा रहा है कि जल्दी ही ये रेस्क्यू ऑपरेशन सफल होगा और उसको अंजाम दिया जा सकेगा। लेकिन हीरालाल, आखिरी बार अगर हम बात करें, ये बच्ची की तस्वीरें कब प्रशासन को, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को प्राप्त हुई, और क्या कोई हरकत महसूस हुई है अभी भी? जी मैं बताना चाहूँगा कि फिलहाल है जो बच्ची की मूवमेंट को लेकर कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि लगातार जो है प्रशासन, जो रेस्क्यू टीम के सदस्य हैं वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जो सीसीटीवी कैमरा है बोरवेल में डालकर बच्ची की मूवमेंट की हरकत जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पिछले काफ़ी समय से बच्ची की जो मूवमेंट है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि बच्ची के जो आसपास है मिट्टी का जो बोरवेल की जो मिट्टी है उसके पास जमा हो गई है, और जो मॉइस्चर है उसकी वजह से जो मिट्टी गीली हो गई थी, तो गीली होने की वजह से मिट्टी उस बालिका के आसपास जो इकट्ठी होने की वजह से जो प्रशासन को कैमरा वहां तक पहुंचाने में काफी परेशानी को सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल ऑक्सीजन की सप्लाई भी वहां लगातार पिछले 47 घंटों से दी जा रही है। 3 कैमरे प्रशासन यहां उपयोग में ले रहा है। पिछले 2 कैमरे जब 2 बार रेस्क्यू ऑपरेशन विफल हुआ था तो एक कैमरा खराब भी हुआ था, इसके बाद दूसरा जो सीसीटीवी कैमरा यहाँ मंगवाया गया था उसको बोरवेल में डाला गया था। लेकिन मिट्टी होने की वजह से बालिका तक जो कैमरा है वो पहुंचने में कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है। इस वजह से मूवमेंट जो बालिका की जो स्क्रीन पे देखने को जो परेशानी आ रही है, तो कहा जा सकता है कि अभी फिलहाल मूवमेंट के बारे में प्रशासन को भी अभी जानकारी नहीं है। कोई किसी तरह की आवाज आ रही है चेतना की, किसी तरह से कोई रेस्पॉन्ड कर रही है आवाज लगाने पर, इस तरह की कोई जानकारी है? जी देखिए, हमने अधिकारियों से बात जब की तो बताया जा रहा है कि जब बच्ची बोरवेल में गिरी थी तो बच्ची के रोने की भी आवाज़ आ रही थी, क्योंकि बताया जा रहा है कि 10 से 15 फीट की गहराई तक बच्ची जाके फंसी थी। उसके बाद जब स्थानीय स्तर पे जो रेस्क्यू किया था, रस्सी के सारे उसको बाहर निकालने का जो प्रयास था वो विफल रहा था, क्योंकि बच्ची के हाथ फिसलने से बच्ची 150 फीट की गहराई पर जाके अटक गई थी। उसके बाद लगातार जब प्रशासनिक अधिकारी और रेस्क्यू टीम के जो सदस्य हैं कैमरा डालकर बच्ची का मूवमेंट देख रहे थे, तो बच्ची हलचल भी कर रही थी, उसके हाथ भी हिल रहे थे, बच्ची की लगातार जो मूवमेंट था कैमरे में कैद हो रहा था। लेकिन अचानक उसके बाद कल रात से बच्ची का मूवमेंट दिखना बंद हो गया था। इसके बाद जो प्रशासन कोशिश यही कर रहा है कि बच्ची को बाहर निकाला जा सके। अब जो एल बेंड की सहायता से जो रोड है उसमें डाली गई है, तो हमारे सूत्रों से हमें यह भी ज्ञात हुआ है कि जो एल बेंड है उस बच्ची के हाथ में जो रिंग है वो फंस गई है, और बच्ची को उस रिंग के जरिए है बाहर निकालने की जो कोशिश है वो उनके द्वारा की जा रही है।
जी लेकिन यहाँ पर मौके पर अभी कौन कौन जिम्मेदार मौजूद हैं? एसडीआरएफ की ओर से, एनडीआरएफ की ओर से भी क्या अधिकारी यहाँ पर हैं? जी बिल्कुल, एसडीआरएफ के अधिकारी भी यहाँ मौजूद है, एनडीआरएफ के अधिकारी भी मौजूद है। साथ ही जो एडिशनल एसपी जो वैभव कुमार है, जो डीएसपी राजेंद्र बुडक है, एसएचओ है, साथ ही आसपास के जो तमाम पुलिस जो थाने हैं उनके थानाधिकारी मैं जाब्ते के यहाँ पुलिस लाइन से जाब्ता भी मंगाया, क्योंकि आप देख सकते हैं हमने जिस प्रकार से दिखाया कि भारी संख्या में जो आसपास के ग्रामीण है यहाँ। एक बार फिर से हम अपने सहयोगी से गुजारिश करेंगे कि वो दिखाएं तस्वीरें। जी हीरालाल। जी बिल्कुल, मैं मेरे सहयोगी से कहूँगा कि वो तस्वीरें दिखाएं किस प्रकार से जो ग्रामीण है यहाँ उनकी जो उम्मीदें लेकर इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर यहाँ पहुँचे हैं, वो देख रहे हैं किस प्रकार से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि जो दुआओं का दौर है वो लगातार जारी है। सब ये चाहते हैं कि चेतना जल्द से जल्द बाहर आए, इस तो मौत और ज़िंदगी से वो जूझ रही है, तो वो ज़िंदगी की जंग है वो जीत जाए, लोगों की दुआएँ काम आए। तो न्यूज़ 18 राजस्थान भी जल्द से जल्द प्रशासन से यही अपील करता है, और साथ ही जो ग्रामीण है उनसे यही अपील करता है कि जो आसपास उनके क्षेत्र में जो खुले कुएं और बोरवेल हैं उनको बंद करने की जो कवायद है वो कहीं ना की जाए। बिल्कुल हीरालाल, हालांकि पुलिस की तरफ से भी लोगों से गुजारिश की गई है, राजस्थान पुलिस ने खुद भी एक हेल्पलाइन नंबर एसडीआरएफ का, एनडीआरएफ का जारी किया है, लोगों से समझाइश भी की जा रही है, जागरूक भी किया जा रहा है। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि लोग इस तरह से अपने बोरवेल को खुला छोड़ देते हैं, और वो हमारे बच्चों के लिए, ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि बड़ों के लिए भी ये जानलेवा साबित हो सकता है। फिलहाल अभी कोई प्रशासन के अधिकारी क्या कह रहे हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर के? डॉक्टर से आपकी कोई बात हो पाई है? डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? क्या बच्ची अब बेहोशी की हालत में चली गई है? क्या कोई जानकारी उसके स्वास्थ्य को लेकर डॉक्टर्स कह पाने की स्थिति में है? जी हमने डॉक्टरों से और एसडीएम जो यहाँ मौजूद है लगातार पल पल की जो मॉनिटरिंग वो ले रहे हैं, उनसे हमने बात करने की कोशिश की थी। तो उन्होंने बताया था कि बच्ची शायद जिस प्रकार से उसकी मूवमेंट देखने को नहीं मिल रही, तो कहीं ना कहीं बच्ची के रोने की आवाज़ भी नहीं आ रही, किसी प्रकार की हलचल देखने को नहीं मिल रही, तो कहा जा सकता है कि बच्ची अनकॉन्शियस अवस्था में है। इस वजह से बच्ची की कोई हलचल उनको देखने को नहीं मिल रही है। फिलहाल जो ऑक्सीजन जो मेडिकल टीम द्वारा है लगातार बराबर सप्लाई की जा रही है। ऑक्सीजन पाइप के जरिए मैं दिखाना चाहूँगा कि जो ऑक्सीजन पाइप है, जो ऑक्सीजन सिलेंडर है, उनके जरिए लगातार बच्ची को गड्ढे में ऑक्सीजन सप्लाई पहुंचाई जाए ताकि उसको सांस लेने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, चिंता का विषय भी है कि जो बच्ची के आसपास जो बोरवेल में जो मिट्टी थी वो जमा होने की वजह से जो बच्ची है बेहोश भी हो सकती है। इस वजह से उसकी आवाज़ नहीं आ रही, उससे बाद में जो संवाद है उस तक पहुँच नहीं पा रहा है, क्योंकि प्रशासन के अधिकारी लगातार सीसीटीवी कैमरा डालकर और बच्ची की मूवमेंट देखने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। लेकिन बच्ची के पास जो मिट्टी इकट्ठा हो जाने की वजह से शायद बच्ची अनकॉन्शियस अवस्था में भी पहुंच चुकी होगी। इस वजह से बच्ची के मूवमेंट के बारे में प्रशासन को अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पा रही। फिलहाल जो एसडीआरएफ की टीम है बच्ची को बाहर निकालने के लिए, आप देख सकते हैं तस्वीरों में मेरे सहयोगी लगातार पल पल की अपडेट है जो अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि किस प्रकार से एसडीआरएफ की टीम और एनडीआरएफ की टीम है जो देसी जुगाड़ है, जो एल बैंड की जो टेक्निक है उसके जरिए बच्ची को बाहर निकालने की कोशिश में लगे हुए हैं। हालांकि जो दौसा में जो स्थानीय लोगों की 10 लोगों की जो टीम थी जो स्थानीय स्तर पर इस प्रकार के रेस्क्यू ऑपरेशन में जो प्रशासन का सहयोग करते हैं, उस टीम को भी यहाँ बुलाया गया था, और वो टीम लगातार जो एसडीआरएफ के सदस्यों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल बनाने में जो अपनी योगदान दे रहे हैं। जी हीरालाल, लेकिन देखिए 50 घंटे तक हमारे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं। एक तरफ दुनिया चांद पर जा रही है, दूसरी तरफ हम देसी जुगाड़ और एलबैंड के ऊपर टिके हुए हैं। 50 घंटे तक हमारे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं, तो ये सोचनीय, चिंताजनक है। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। और इसी बीच सवाई माधोपुर से बड़ी खबर मिल रही है। एसीबी ने कार्रवाई की है। एएसआई भरत गुर्जर को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए क्रिसमस पर दबोच लिया है। अवैध बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को खाली कराने के लिए ये एएसआई घूस मांग रहा था। आरोपी एएसआई भरत गुर्जर से अब पूछताछ चल रही है। एंटी करप्शन ब्यूरो की, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की यह बड़ी कार्रवाई है। यह बड़ी खबर है इस वक्त की। एएसआई भरत गुर्जर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। भरत गुर्जर यहां पर बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को खाली बताने के लिए घूस मांग रहा था। ये पुलिस का खेल देखिए, ये सवाई माधोपुर पुलिस का बड़ा कारनामा। बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली जाते हैं, लेकिन कागजों में उन्हें खाली करार देने के लिए 10,000 रुपए की घूस ये एएसआई भरत गुर्जर मांग रहा था। एसीबी को जैसे ही शिकायत मिली, सत्यापन करवाया गया, और सत्यापन सही पाए जाने पर एसीबी की टीम ने यहां पर यह बड़ी कार्रवाई करते हुए एएसआई भरत गुर्जर को दबोच लिया है।
अब इससे पूछताछ की जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सवाई माधोपुर से गिरिराज जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। गिरिराज, क्या अपडेट है? एसीबी ने बड़ी कार्रवाई यहां पर की है। जी, निश्चित रूप से सवाई माधोपुर जिले के कुस्तला चौकी प्रभारी हैं भरत लाल गुर्जर, जो एएसआई हैं, चौकी इंचार्ज है कुस्तला के। रवालदा डूंगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये चौकी है और कुस्तला चौकी ये प्रभारी हैं भरत लाल गुर्जर। इनको 10,000 रुपए की रिश्वत की राशि लेते हुए एसीबी ने रंगे हाथों धर दबोचा है और बताया ये जा रहा है कि जो 10,000 रुपए की जो राशि इन्होंने ली है वो एक अवैध रूप से बजरी से भरी हुई एक ट्रैक्टर ट्रॉली इन्होंने पकड़ी थी और उसी के एवज में जो एएसआई हैं चौकी इंचार्ज ये 10,000 रुपए की राशि मांग रहे थे और बताया ये जा रहा था कि उसे खाली ट्रॉली बताने के एवज में, यानी कि यूं समझिए कि जो बजरी से भरी हुई अवैध बजरी से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली जो उन्होंने पकड़ी थी, परिवादी से बात हुई थी कि अगर वो 10,000 रुपए दे देंगे से खाली ट्रॉली करार दे देते हैं। जी जी जी, तो इसी वजह से इन्होंने 10,000 रुपए की रिश्वत की राशि ली और उसी वक्त एसीबी ने जो रिश्वतखोर एएसआई हैं भरतलाल गुर्जर उनको रंगे हाथों धर दबोचा। फिलहाल चौकी के भीतर ये कार्रवाई जारी है। अभी चौकी के भीतर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा। एसीबी अपनी कार्यवाही को, अग्रिम कार्यवाही को अंजाम देने में जुटी हुई है। एसीबी के जो एडिशनल एसपी हैं सुरेंद्र कुमार शर्मा, उनके नेतृत्व में समूची कार्यवाही को अंजाम दिया जा रहा है। जी, लेकिन गिरिराज, ये बड़ा सवाल है कि आखिरकार पुलिसकर्मी किस तरीके से भ्रष्टाचार का खेल खेल रहे हैं और इसी वजह से अवैध बजरी खनन और परिवहन रुक नहीं रहा है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जन्म शताब्दी, अरे आवाज आनी चाहिए। और आप जानते हैं कि हम इसको जन्म शताब्दी के रूप में हम मना रहे हैं। आज हमने हर ग्राम पंचायत में चरणबद्ध तरीके से हम अटल ज्ञान केंद्र की स्थापना करेंगे, जिसमें लाइब्रेरी, ई लाइब्रेरी का भी संचालन होगा और वहाँ सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए भी काम आएगा। ग्रामीण क्षेत्र के तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आप सुन रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर कार्यक्रम का आयोजन और ग्राम पंचायत स्तर पर भी इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। श्री गंगानगर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां बीएसएफ ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को ढेर कर दिया है। कोहरे की आड़ में यह घुसपैठ की कोशिश कर रहा था और इसी दौरान बीएसएफ ने यह बड़ी कार्रवाई की है। केसरी सिंहपुर थाना इलाके के गाँव 1X की घटना है। पाक घुसपैठिए के कब्जे से पाकिस्तानी करेंसी बरामद की गई है। घुसपैठिए से तंबाकू और बीड़ी सिगरेट भी बरामद हुआ है। तो श्री गंगानगर से यह बड़ी खबर है। बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया है। और इसी बीच डीग से बड़ी खबर, 10वीं कक्षा की छात्रा के अपहरण मामले को लेकर के बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पीड़िता के माता पिता ने पहाड़ी थाना प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एसएचओ बने सिंह पर उनके साथ अभद्र व्यवहार करने के आरोप लगाए हैं। पुलिस सरेआम बदमाशों की ओर से कारित की जाने वाली इस घटनाओं को रोक नहीं पाती। आज पूरे देश में ये चर्चा में बनी हुई है ये खबर कि आखिरकार कैसे डीग इलाका, जहां पर खुद गृह राज्य मंत्री का इलाका है, वहां पर सरेआम बदमाश आते हैं, 10वीं कक्षा की छात्रा का सरेआम अपहरण करते हैं, फायर करते हैं और भाग जाते हैं। पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। अब पुलिस पर यह गंभीर आरोप लग रहे हैं कि जो पीड़िता है उनके माता पिता से पहाड़ी थाना प्रभारी बने सिंह ने उन्हें धमकाया है, घटना को झूठा बताते हुए। जिनकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस पूरी घटना को लेकर के पीड़ितों पर उन्होंने ढोंग करने के आरोप लगा दिए। जब पुलिस महकमा नाकामयाब रहा है इस पूरी घटना का खुलासा करने में, पीड़ितों ने उच्च अधिकारियों से शिकायत की है। खानदान ने हमको धमकी दी कि तुम डोम कर रही है, तुमने उठवाई तुम्हारी बच्ची और तुम ही डोम कर रही है। हमको हमारी बच्ची हम ही उठवा देंगे। खानदान को हमारे कोई वैल्यू ही नहीं समझ रहे साहब। हम कहा करें, हम कहा जाके मरे साहब। हम पे वही तो चोरा वही चोरी, हमारी कोई नहीं सुन रहे साहब। गार गलोच करिए, मनते ढोंग कर रहे, हम मनते ढोंग करें। जो बच्ची हमारी गई है हम ढोंग करेंगे हैं? बच्ची के पेपर है जो फायरिंग करके और जो दादागिरी से ले गए, हम ढोंग कर रहे हैं? हमारे बैयर से हैं इतने बदतमीज से बोलो, ये को तमीज है?
बच्चे उठ गई है, फायरिंग करके गई है, कोई वसत ना गई भग के किसी के साथ जबरी ले गए, क्या हुआ। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, जहां पर भांकरोटा अग्निकांड मामले को लेकर के बड़ी अपडेट है। एक और मरीज की मौत होने की जानकारी सामने आ रही है। आज 2 मरीजों की मौत एसएमएस अस्पताल में हो चुकी है। विजेंद्र नाम के मरीज की भी मौत हुई है। अब तक 17 का आंकड़ा मरने वालों का पहुंच चुका है इस अग्निकांड का, और ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एसएमएस अस्पताल में 16 मरीजों का अभी भी इलाज चल रहा है, जिनमें से कई की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। ये अग्निकांड जिससे पूरा जयपुर दहल गया, चंद मिनटों में कई लोग जिंदा जल गए, और उसके बाद अब जो लगातार एसएमएस अस्पताल में मरीज भर्ती हैं, उनमें से भी मौत का आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कुल मिलाकर के अब तक इस अग्निकांड में 17 लोगों की मौत हो चुकी है। एसएमएस अस्पताल में 16 मरीजों का अभी भी इलाज जारी है। तो आज 2 और मरीजों की जान गई है, और इसी के साथ मृतकों का आंकड़ा जयपुर अग्निकांड में बढ़कर हो गया 17। 16 लोगों की अभी भी अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिनमें से कईयों की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। आज 2 और मरीजों की मौत हुई है। तो राजधानी जयपुर में साल के आखिरी महीने में भांकरोटा में हुए अग्निकांड में जिंदा जलकर मरने वालों की संख्या का आंकड़ा हो गया है 17। 16 मरीजों का अभी भी बनवाड़ में इलाज चल रहा है। अग्निकांड में मददगार बने जांबाजों का सम्मान किया जाएगा, जिसके लिए डीसीपी अमित कुमार ने 5 सदस्यों की स्पेशल पुलिस की टीम का गठन किया है। उधर कजाकिस्तान के अक्ताउ शहर के पास में एक यात्री विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर मिल रही है। हादसे में 66 लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। यह बड़ी खबर, दुर्घटना से पहले विमान ने अक्ताउ हवाई अड्डे के ऊपर कई बार चक्कर लगाए थे, और यह विमान अजरबैजान एयरलाइंस का था। कजाकिस्तान के आपातकालीन मंत्रालय की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई है कि विमान बाकू से दोजनी के लिए उड़ान पर था और अक्ताउ के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। तो विमान के क्रैश होने की खबर मिल रही है। कजाकिस्तान के अक्ताउ से यह तस्वीरें सामने आई है। ये देखिए पूरे हादसे की तस्वीरें जिस तरीके से कैमरे में कैद हुई हैं। ये कजाकिस्तान के अक्ताउ की तस्वीरें देखिए, विमान कैसे हादसे का शिकार हो गया। 66 लोगों की मौत होने की जानकारी प्रारंभिक तौर पर अभी सामने आ रही है। इसकी संख्या बढ़ सकती है, घट सकती है, फिलहाल और इंतजार करना होगा। लेकिन ये बड़ा विमान हादसा हुआ है, प्लेन क्रैश हुआ है, जिसमें कई लोगों की मौत की आशंका है। बताया जा रहा है कि 66 लोगों की जान गई है। अजरबैजान का ये विमान और कजाकिस्तान में लैंडिंग के दौरान प्लेन के क्रैश होने की खबर मिल रही है। करीब 66 लोगों की जान गई है। बड़ा हादसा हुआ है। इस साल के अंत में ये बड़ा विमान हादसा है। इस प्लेन में बताया जा रहा है कि 72 लोग मौजूद थे, जिनमें से 66 की जान गई है। यह आंकड़ा भी और बढ़ सकता है। अक्ताउ इलाके की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर यह हादसा हुआ है। कजाकिस्तान के अक्ताउ में यह बड़ा विमान हादसा हुआ है। लाल घेरे में इस विमान के क्रैश होने की तस्वीरें आप देखिए। किस तरीके से विमान जब लैंडिंग कर रहा था, उसी दौरान ये क्रैश हुआ है। और जब विमान क्रैश हुआ तो पूरे विमान आग के गोले में तब्दील होता हुआ नजर आया, जिसमें काफी संख्या में यात्री थे और उनमें से 66 की जान गई है। कजाकिस्तान के अक्ताउ की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। यह साल जाते जाते दुनिया को एक बड़ा दर्द देकर के गया है, क्योंकि साल के आखिर में यह बड़ा विमान हादसा है, जिसमें 66 लोगों की मौत हुई है। एक तरफ दुनिया क्रिसमस सेलिब्रेट कर रही है, दूसरी तरफ ये बड़ा विमान हादसा हुआ कजाकिस्तान के इलाके में, जहां अक्ताउ की तस्वीरें सामने आई हैं। प्लेन क्रैश हुआ है, कई लोगों की मौत की आशंका है। बताया जा रहा है कि 66 लोगों की जान गई है। कुल 77 से ज्यादा लोग इस विमान में सवार थे। तो
हादसे के वक्त प्लेन में 72 लोग मौजूद थे। एक बार फिर से मैं आपको बता दें, ये पूरी घटना जहां पर विमान लैंडिंग कर रहा था और इसी दौरान हादसे का शिकार हुआ है। पक्षियों से टकराने की वजह से बताया जा रहा है कि ये हादसा हुआ है। जो अपडेट कजाकिस्तान से आ रही है, अक्ताऊ की घटना है, जहां पर अक्ताऊ में प्लेन को लैंडिंग करनी थी और लैंडिंग के दौरान यह हादसा हुआ है। कजाकिस्तान के अक्ताऊ की ये तस्वीरें, जहां पर लैंडिंग के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। और इसी के साथ इस बुलेटिन